नमस्कार, मैं रवीश कुमार। व्यापम किस राज्य में व्याप्त हुआ है, व्यापम कितना सर्वव्यापम है और सर्वव्यापी व्यापम में कौन कौन से नेता, अफसर और छात्र व्याप्त हैं जो पकड़े गए हैं, वही व्याप्त हैं या और भी कई लोग हैं जो व्यापम में व्याप्त हैं। मैं आपको पर्यायवाची की तर्ज पर व्याप्तवादी छंद नहीं सुना रहा हूं। हिंदुस्तान में कुछ घोटाले ऐसे हो जाते हैं जो अपने नामकरण के कारण सत्ता संबंधों के भीतरी खेल को ठीक से उजागर कर देते हैं, जैसे 2G 3G के बाद सोनिया जी, राहुल जी। इस छंद शैली की क्षमता से लैस मध्य प्रदेश का एक घोटाला शनय शनय ख्याति प्राप्त कर रहा है, जिसे आप व्यापम घोटाले के नाम से जानते हैं। व्यापम का मूल नाम है व्यावसायिक परीक्षा मंडल। यह मध्य प्रदेश की परीक्षा संस्था है जो मेडिकल से लेकर कई प्रकार की सरकारी नौकरियों में भर्ती की परीक्षा का आयोजन करती है। इस घोटाले का आगाज 2006 से होता है, यानी तब से शिकायतें सार्वजनिक होने लगी थीं, मगर भांडा फूटता है 2013 में, जब इंदौर पुलिस मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 12 लोगों को गिरफ्तार करती है। वहां से यह ठीक से लपेटी गई कालीन की तरह खुलने लगती है और खुलते खुलते शिवराज सिंह चौहान की सरकार की दहलीज तक जा पहुंचता है। यह घोटाला सिर्फ मेडिकल की परीक्षा में नहीं, बल्कि परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा, वन रक्षक भर्ती, फूड इंस्पेक्टर परीक्षा, डेयरी फेडरेशन भर्ती परीक्षा, पुलिस सूबेदार, SI, प्लाटून कमांडर परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा में भी घोटाला पकड़ में आता है और इन मामलों में भी सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया जाता है। इसे अंजाम देने के लिए पहले कई नियम बदले जाते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC की आरक्षित सीटों की कैटेगरी बदलकर एक सामूहिक रिजर्व्ड कर दी जाती है और अन्य के बाद मेरिट लिख दिया जाता है। परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा से अनिवार्य रूप से फिजिकल टेस्ट को समाप्त कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि 150 भर्ती परीक्षाओं में घोटाला हुआ है। कई मुन्ना भाई डॉक्टर भी बन चुके हैं। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार 2008-9 की मेडिकल परीक्षा में भी गड़बड़ी निकली है। इसमें पास होने वाले 127 छात्रों की परीक्षाएं निरस्त की गई हैं। इनमें से 50 तो डॉक्टर भी बन गए हैं और इलाज कर रहे हैं। फुटबॉल विश्व कप के संदर्भ में आप रोज गोल करने वाले को स्कोरर के नाम से सुनते होंगे। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में भी स्कोरर का जिक्र मिलता है, मगर यहाँ रोनाल्डो और मेसी नहीं है, बल्कि वो लोग स्कोर करते हैं जो किसी छात्र के आई कार्ड पर अपनी तस्वीर लगाकर इम्तिहान दे आते हैं। अभी तक 20 ऐसे स्कोरर पकड़े गए हैं जो दूसरे राज्यों से लाए जाते थे और मुन्ना भाइयों को पास कराकर डॉक्टर या अन्य अधिकारी बना रहे थे। 450 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 22 जून को 21 आरोपी छात्र छात्राओं को भी जेल भेजा गया। 1000 से ज्यादा मेडिकल छात्रों के एडमिशन रद्द किए जा चुके हैं। ध्यान रहे कि यह अभी सिर्फ 2012-13 की मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उजागर हुआ है। इससे पहले की 3 परीक्षाएं भी संदेह के दायरे में हैं। उनकी जांच होगी और फाइलें खुलेंगी तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। इस घोटाले ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस प्रशासनिक नियंत्रण पर सवाल उठाया है जिसकी कुशलता के नाम पर जनता उनमें प्रचंड विश्वास व्यक्त करती रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इस मामले की निगरानी कर रहा है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और सरकार की STF जांच कर रही है। इस कांड में कुछ किरदारों के नाम है जिनकी भूमिका और संपर्कों की राजनीतिक व्याख्या भी की जा रही है, जैसे उनके OSD OP शुक्ला, व्यापम के कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी, डॉक्टर जगदीश सागर, व्यापम के सीनियर एनालिस्ट नितिन महेंद्रा। ये बड़े नामों में एक हैं पूर्व उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा। ये जेल में है। 2003 से 13 तक खनन मंत्रालय उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। जाहिर है बीजेपी और RSS में इनकी कुछ तो अच्छी पकड़ रही होगी जो 10 साल तक मंत्री रहे। इसी महीने शर्मा जी अस्थायी शिक्षक भर्ती घोटाले में पकड़े गए और मंगलवार को सिपाही भर्ती घोटाले में भी गिरफ्तार हो गए। आरोप है कि लक्ष्मीकांत शर्मा की सिफारिश पर कई उम्मीदवारों को शिक्षक से लेकर सिपाही बनाया गया। व्यापम में गलत तरीके से नंबर बढ़वाकर मंगलवार को हाई कोर्ट ने जांच की गति धीमी होने के कारण STF की आलोचना भी की है। एक और किरदार है इस घोटाले के सुधीर शर्मा, जिनके बारे में बुधवार के इंडियन एक्सप्रेस में मिलिंद घटवाई ने लिखा है कि ये सरस्वती शिशु मंदिर में एक प्राइमरी टीचर थे, मगर बीजेपी सरकार के दौरान इनकी आर्थिक प्रगति टीचर की तनख्वाह क्षमता के कई गुना होती है। इस वक्त सुधीर शर्मा फरार हैं और STF ने 5000 का इनाम भी रखा है। फरार होने में ही जनाब ने न जाने कितने लाख खर्च कर दिए होंगे और इनाम सिर्फ 5000, इनाम 10,000 भी नहीं। खबरों के मुताबिक 48 साल के सुधीर शर्मा के पास खदाने हैं, शिक्षा संस्थान हैं, कई महंगी गाड़ियां हैं।
विधानसभा के भीतर और चुनावों में भी इस पर चर्चा हुई थी। मिलिंद की रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि सुधीर शर्मा का परिवार झाबुआ में दूध बेचा करता था, मगर बीजेपी की सरकार आने पर यह खदान के मालिक हो गए। सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर से इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर बने, फिर पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के ओएसडी बने। सुधीर शर्मा बीजेपी के एजुकेशन सेल के प्रमुख भी बनाए गए। इन सब विवादों के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने सुधीर शर्मा की नियुक्ति सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस में की। इस प्रगति रिपोर्ट को पढ़कर रॉबर्ट वाड्रा पर अरुण जेटली का वो ब्लॉग बरबस याद आता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वाड्रा के बिजनेस पर रिसर्च पेपर तैयार होना चाहिए कि बिना निवेश के एक बिजनेस शुरू होता है और वो एक दिन अचानक इतना बड़ा कैसे बन जाता है। ऐसा अध्ययन मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में पाए जाने वाले सुधीर शर्माओं पर भी होना चाहिए। इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस के डीआईजी स्तर के 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्यमंत्री के निजी सहायक प्रेम प्रसाद का भी नाम आ रहा है, जिनसे एसटीएफ पूछताछ करने वाली है। राज्यपाल के पूर्व ओएसडी धनराज यादव और कांग्रेस के एक नेता संजीव सक्सेना आदि के भी नाम एफआईआर में दर्ज हैं। शिवराज सिंह इस मामले में कम बोल रहे हैं। नई दुनिया में शिवराज सिंह चौहान का बयान छपा है कि जिसमें वो बीजेपी विधायकों से कह रहे हैं कि आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है, बचाव की मुद्रा में न रहें, आक्रामक रहें, जनता के बीच जाकर यह एहसास भी कराएं कि अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन उन बुरे दिनों की किसी की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है या नहीं, जो संगठित रूप से मध्य प्रदेश में फर्जी तरीके से लाखों करोड़ों रुपए लेकर डॉक्टर से लेकर सिपाही तक बनाए जा रहे थे। सवाल यह है, इन घोटालों में ये जो घोटाला हुआ है कथित रूप से, क्या शिवराज सिंह चौहान की जो एक पकड़ रही है, जो सुशासन की जो एक छवि रही है, उस पर ये सवाल पैदा करता है। और कांग्रेस के लगाए जवाबों में की प्रतिक्रिया में जो बीजेपी के जवाब हैं, क्या वो उसी तरह से तर्कसम्मत हैं जिस तरह से बीजेपी जब केंद्र में विपक्ष रहते हुए यूपीए सरकार पर लगाया करती थी। तो हमारे साथ कम मेहमान हैं। दिग्विजय सिंह महासचिव कांग्रेस के, प्रभात झा हैं बीजेपी के नेता हैं, डॉक्टर आनंद राय हैं सूचना अधिकार कार्यकर्ता हैं। तो कम लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि कम रखने का मकसद यही था कि ज़्यादा इस पे तरीके से बात हो जाए। प्रभात जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि इसकी मांग सीबीआई से करानी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? अगर कई राज्य के लोग हैं, इतने आपके मंत्री तक इन्वॉल्व हैं, आपके सरकार के बहुत सारे लोग, पार्टी के भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसकी निष्पक्षता के लिए क्या यह अनुकूल नहीं है कि आप भी सीबीआई की जांच की मांग का समर्थन करें? सवाल रविश जी यह नहीं है। सवाल यह है कि जब एसटीएफ की स्थापना कर दी गई और एक स्पेसिफिक एसटीएफ को बनाया गया कि आप इसकी जांच करिए 2013 के जुलाई माह में, और अब स्पेशली अब उस पर शंका करना, कोई भी सरकार क्या अपनी एजेंसी पर शंका करेगी? वह निरंतर काम कर रही है, वह मंत्री तक पहुंच रही है, अन्य सारे लोगों तक पहुंच रही है। आपने इतने लोगों के नाम गिनाए, 1000 से अधिक लोगों के एडमिशन रद्द करने की बात कही, आपने कहा 450 लोग जेल में हैं, आपने कहा सुधीर शर्मा की तलाश हो रही है, सारी बातें हो रही हैं। और मुख्यमंत्री के एक ओएसडी थे जो पूर्व में, उनको भी बुलाया गया है। कहां शंका हो रही है? शंका अगर है तो क्या कोई भी राज्य सरकार अपने एसटीएफ पर शंका करेगी जो अच्छी जांच कर रही हो? और अब तो हाई कोर्ट के निर्देशन में पूरी जांच हो रही है, तो इसमें कहां से दोषारोपण हो जाएगा? प्रभात जी, इसमें एक सवाल बनता है कि आप लोग जब इसी तरह से जब मनमोहन सरकार पर आरोप लगाते थे तो आप कहते थे कि जांच कीजिए, इस्तीफा दीजिए, ठीक है। तो वो भी कहते थे कि कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है प्रथम दृष्टया, मुझे लगता है दूर से, मैं आपके राज्य के बारे में कम जानकारी रखता हूं, कार्रवाई तो कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन क्या ऐसी कोई नैतिक जिम्मेदारी आपके मुख्यमंत्री की नहीं बनती है कि उनके राज्य में 10 साल से इस तरह का घोटाला चल रहा है, जहां इतनी बड़ी संख्या में एक तरह से इतना संगठित अपराध, मतलब कायदे से तो ये अन्य राज्यों से खबर आनी चाहिए थी, लेकिन मध्य प्रदेश से ये खबर आ रही है, तो हम आपके राज्य सरकार, आपकी पार्टी के राज्य सरकार पे के प्रति क्या नजरिया रखें? फिर कैसे हो गया इतना बड़ा घोटाला डॉक्टर में? जी, सरकार ने तो व्यापम की रचना इसलिए की थी कि वह सुचारू रूप से परीक्षा करेगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो उसके माथे पर कोई लकीर नहीं होती है और यह पता करना बहुत कठिन होता है कि यह क्या करेगा। हाँ, यह सच है
कि इतने बड़े घोटाले की जानकारी लेट से मिली, देर से मिली, लेकिन जब भी मिली तो सरकार ने उस चुनाव के दौरान, हम चुनाव के मुहाने में खड़े थे, उस समय भी आनन फानन में नहीं, बहुत स्थायी मानसिकता से कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी घटना है, इसलिए एसटीएफ की स्थापना की। अगर हम ये सब नहीं करते, जांच को नहीं बढ़ाते, जांच में कहीं आंच आ जाए और हम उसमें अपना सरकारी, मैं अब आपकी मदद करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के माथे पे नहीं लिखा हुआ है। मैं मध्य प्रदेश के अखबारों को पढ़ रहा था कि जब लक्ष्मीकांत शर्मा अदालत में थे तो बहुत सारे कार्यकर्ता गए थे उनके पांव छूने के लिए और पांव छू रहे थे, उनकी काफी भीड़ थी, ठीक है। तो पकड़े जाने के बाद भी वो लकीर कुछ और नजर आ रही है या नहीं आ रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ तो एक नैतिक जिम्मेदारी आपकी सरकार की भी बनती है कि डॉक्टर कोई वहां मध्य प्रदेश में पैसा देके बन सकता है, वो भी आपके राज्य में, सुशासन वाले राज्य में। सवाल ये नहीं, ये एक स्कैंडल बना है, हाँ, ये एक नेक्सस बना है, हाँ, और इस नेक्सस की जानकारी जैसे ही सरकार के पास आई, हाँ, तो सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट है? हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं, हाँ, तो आप स्वयं कह रहे हैं, हाँ, कि अगर उसमें लक्ष्मीकांत जी की बात आई है, अब वो लक्ष्मीकांत जी कहां तक है नहीं है ये मैं नहीं जानता, ना मैं कह सकता हूं, मेरा आज भी भरोसा है, और कोई हमारे पास ऐसा प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर एसटीएफ उन तक पहुंचा है तो हमने ये तो नहीं कहा है कि आप नहीं जाइए। एसटीएफ को खुली छूट है, वो पूरी जांच करे और कानून अपना काम करेगा, ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है। प्रभा जी देखिए, प्रभा जी इसमें एक दोहरापन, एक मिनट रमेश जी, एक मिनट, आप आरोप लगाएं, कांग्रेस आरोप लगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आरोपों से, डंपर कांड भी आरोपों से घिरा हुआ था, अदालत जनता की फारिग हुए, हाई कोर्ट से फारिग हुए, जहां जहां गए वहां पस्त हुए लोग। इसलिए मैं ये जानता हूं कि घटना हो सकती है, घटना हुई है, इससे इनकार नहीं हो सकता, न मैं इनकार कर सकता हूं, न आप इनकार कर सकते हैं। अखबार इसके गवाह हैं, गिरफ्तार होने वाले लोग गिरफ्तार हैं, सॉरी गवाह हैं। लेकिन हमारी नीयत पर शंका करना कि हम जांच नहीं करवाना चाहते हैं, जांच में किसी को बचाना चाहते हैं, बताना चाहता हूं, यह मुझे लगता है उचित नहीं है। कि 2013 में यह मामला शामिल आ गया था, ठीक है। आप लक्ष्मीकांत शर्मा को टिकट देते हैं चुनाव में, आप ये कहते हैं कि किसी लकीर नहीं लिखी है, लेकिन वो 10 साल आप ये किसी को मंत्री बनाए हैं तो उनमें आपने कुछ और खूबी भी देखी होगी, दूसरी वाली लकीर है ना। आप उनको टिकट देते हैं, जनता उन्हें हरा देती है, उसके बाद ये सारी कार्रवाई शुरू होती है। एक सुधीर शर्मा है जो आपकी पार्टी के एजुकेशन सेल के हैं, तो फिर मध्य प्रदेश की पुलिस क्षमता पे जिस तरह से आप यूपी, बिहार या दिल्ली की पुलिस पे इस तरह से सवाल उठाते हैं, वो पुलिस क्या कर रही है कि जो एक बीजेपी का जो एजुकेशन सेल का हेड था उसको नहीं पकड़ पाई, वो आदमी फरार है। देखिए फिर मैं कह रहा हूं, हाँ, लक्ष्मीकांत जी जब चुनाव लड़े, टिकट मिला, उस समय तक उनका कोई नाम नहीं आया था, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है। सुधीर शर्मा का भी नाम उसके बाद आया है, और आज वो उस सेल का कोई अध्यक्ष नहीं है, और वो सेल भी समाप्त कर दिया गया है। अब ये कहना तो ये तो पुलिस का काम है, और पुलिस लगातार पकड़ रही है, आपकी पुलिस कैसी है कि आपकी पार्टी का एक कार्यकर्ता भाग गया, वो टीचर से माइनिंग बन गया। आपने रॉबर्ट वाड्रा के मामले में कहा था कि ये कौन सा बिजनेस पढ़ के आए कि इतना पैसा कमा लिया। फिर सुधीर शर्मा की पृष्ठभूमि क्या है? फिर आप रॉबर्ट वाड्रा और सुधीर शर्मा को एक मत करिए। हाँ, सुधीर शर्मा, हाँ, आप नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। पहली बात तो शिशु मंदिर में कभी आचार्य रहे नहीं हो, हाँ, ये गलत जानकारी है आपकी। ठीक है। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर उन्होंने लेक्चरशिप की, और वहां से वो अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं। हाँ। अगर बिजनेस में किसी को बहुत फायदा होता है, माइनिंग में होता होगा, हम नहीं जानते, न मैं माइनिंग चलाता हूं। मैं इतना मानता हूं कि अगर कोई गलत रीति से करता होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। देखिए हम अदालत नहीं है, नहीं, सुनिए, ना हम जज हैं, अदालत नहीं है, बात कुछ जम नहीं रही है सर। मतलब बात जम नहीं रही, आप मत जमाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं, हाँ, कौन कैसा पैसे वाला होगा ये हम थोड़ी जानते हैं। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस के मिलिंद घटवाई की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी। आप एसटीएफ की बात कर रहे हैं ना कि वो निष्पक्ष जांच कर रही है, वो संस्था आपने बनाई है, दिग्विजय सिंह जी जुड़ गए हैं, समय से आना चाहिए था उन्हें, वो संस्था आपने बनाई है तो वो काम करना चाहिए था। लेकिन दैनिक भास्कर की खबर पढ़ रहा था कि एबीवीपी ने भोपाल में मंगलवार के दिन व्यापम घोटाले पर एक प्रदर्शन किया और कहा कि राजभवन के जो ओएसडी गिरफ्तार हुए हैं या पकड़े गए हैं, नाम आया है, उनको राजभवन की तरफ से बचाने का प्रयास हो रहा है। यानी
एबीवीपी एक अधिकारी के मामले में उस एसटीएफ पे सवाल उठा रही है, उस पे संदिग्ध कर रही है, तो क्यों मान लिया जाए कि बाकी के मामले में एसटीएफ बचाने का प्रयास नहीं कर रही है? एबीवीपी के अनुसार एबीवीपी मांग करिए कि जिन बच्चों ने रिश्वत दी उनकी गिरफ्तारी गलत है, ये उनके वेबसाइट से निकाल के लाया हूं जी। नहीं देखिए रवीश जी, इसमें ऐसी बात हुई है हाँ, कि इसमें एबीवीपी ने कहा है, लेकिन एबीवीपी ने यह थोड़ी कहा कि किसी को बचा लीजिए। और वो छात्रों का संगठन है। मैं ये कह रहा हूं कि फिर एसटीएफ इसका मतलब तटस्थ नहीं है ना। नहीं, पूरी तरह से तटस्थ है, ईमानदारी से, और हम किसी भी फोर्स को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। दिग्विजय सिंह जी, आपसे एक सवाल, काम करिए आप। पर आप तो हर राज्य में सर, आप उत्तर प्रदेश में घटना हुई तो आप जाकर मांग कर रहे थे कि वहां सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो आप क्या यूपी पुलिस को तब आप हतोत्साहित नहीं कर रहे थे? ठीक है, अब इसमें हम रहने देते हैं, ये एक पक्ष हो गया आपका। दिग्विजय सिंह जी, आपके आने से पहले प्रभात जी ने दो मुख्य बातें कही कि एसटीएफ की संस्था उन्होंने इसलिए गठन की कि वो काम करे, तो उसको काम करने देना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि किसी आदमी को हम मंत्री बनाते हैं तो उस पर लकीर नहीं उसके माथे पे लिखी होती है कि वो क्या करेगा। सरकार को जब पता चला इस मामले में तो सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं, उसने किसी को नहीं छोड़ा है। इसका प्रमाण है कि मुख्यमंत्री के ओएसडी तक को एसटीएफ के सामने पेश होना पड़ेगा, मंत्री गिरफ्तार हुए जी। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए कि आखिर ये व्यापम है क्या। ये पूरा जो संगठन है, प्री मेडिकल टेस्ट, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए बनाया गया था और बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था। 2004 तक व्यापम के मामले में कहीं किसी को शिकायत नहीं थी, पूरी ईमानदारी के साथ निष्पक्षता से काम होता था। जिन महाशय का नाम आपने लिया, सुधीर शर्मा जी, ये लेक्चरर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, स्कूटर पे चलते थे, ओएसडी बने लक्ष्मीकांत शर्मा जी के, तब वो माइनिंग मिनिस्टर थे लक्ष्मीकांत शर्मा जी, और उनके इतना प्रतिभाशाली वो निकले कि 9 साल में, 10 साल में जब उनके यहां छापा पड़ा तो 4,2500 करोड़ के असेट्स मिले। उसके बाद अगर उनके, आप, मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। उस रिकॉर्ड में सुधीर शर्मा जी ने किस किस को पैसा दिया है, किस किस को नहीं दिया है, अगर उसकी लिस्ट आप देख लेंगे तो उसमें बड़े बड़े लोग, भाजपा के संघ के लोगों की तरफ बताया गया है, एबीवीपी के छात्रों के पदाधिकारियों को पैसा दिया गया है, सब डिटेल बताए गए हैं। और अब यदि व्यापम का जो घोटाला शुरू हुआ है उसके मास्टर माइंड अगर हैं तो उसके मास्टर माइंड हैं श्री सुधीर शर्मा, नितिन महेंद्रा और डॉक्टर अजय मेहता। इसके लिए नियम बदले गए। मेरे कार्यकाल में ये नियम था कि कोई भी सरकारी भर्ती बिना मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय के माध्यम से नहीं होगी। मेरे कार्यकाल में नियम था कि वही व्यक्ति को सरकारी नौकरी या एमबीबीएस के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा मध्य प्रदेश से पढ़ा होना चाहिए। वो इन्होंने नियम बदल दिए और अब बाहर के लोगों को भी आने का अवसर मिल गया। पहले लिखित परीक्षा होती थी, उसको उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया, यानी कि आपको केवल डॉट लगाने हैं या सर्कल लगाना है उत्तर देने में। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि इसमें रोल नंबर्स अलॉटमेंट करने में इन्होंने पैसे लिए, और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, एक ये गैंग ऑपरेट कर रहा है पूरे देश में। ये इस प्रकार का आजकल हालात ये हो गए हैं रवीश जी कि बाजार में अब कमीजें बिक रही हैं जिसके अंदर की ब्लूटूथ अंदर से स्टिच्ड है। छोटे से छोटे ईयरफोन लगे हुए के लिए दिया जाता है, चिप दिया जाता है बच्चों को कि आप इम्तिहान के हॉल में बैठकर चर्चा करके निकाल सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी का उन्होंने स्कैनर भी आ गया है, रिस्ट बैंड के अंदर पूरा पेपर स्कैन होके भेजा जा सकता है और वहां से स्कैन करके मंगाया जा सकता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग भ्रष्टाचार करने के लिए किया गया
और सरकारी नियुक्तियों के अंदर व्यापम का उपयोग किया गया। 7 इसकी नियुक्तियां हुई हैं, इसमें 7 समूह में। हाँ। शिक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, मैंने इनका ट्रांसपोर्ट इनका कांस्टेबल, जिक्र किया है सब शुरू में। इंस्पेक्टर, दिग्विजय सिंह जी, चपरासी, मैं मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने इसका पटवारी, जिक्र किया है, दर्शकों को बताया है कि ये क्या है मोटा मोटी। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रभात जी कह रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में जब ये मामला आता है तो वो अपनी कार्रवाई कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने बीजेपी के विधायकों को कहा है कि इसमें बचाव की मुद्रा में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, आक्रामक रहिए। क्या ये जवाब आपके लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री जिसके नाक के नीचे 2009 से इस प्रकार का भ्रष्टाचार चला हुआ है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर पंकज त्रिवेदी जो कि डायरेक्टर कंट्रोलर एग्जाम रहे हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकल जाएं तो उसमें पता पड़ जाएगा कि मुख्यमंत्री का सचिवालय से, मुख्यमंत्री निवास से कितने फोन कॉल उनके पास गए हैं। अब हमारी शिकायत यही है रवीश जी कि एसटीएफ के अधिकारी जो हैं, हम उनके निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, लेकिन दबाव में है। 2 बार सुधीर शर्मा का इंटरोगेशन हो चुका है, छोड़े जा चुके हैं। 2 बार लक्ष्मीकांत शर्मा का इंटरोगेशन हो गया था, लेकिन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जब इसका मॉनिटरिंग चालू किया है तभी उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश से लौटने के दूसरे दिन उन्होंने लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी पर नाराजगी प्रकट की। एसटीएफ के अधिकारियों को बुला के उनकी मीटिंग की, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुला के उनको निर्देश दिए और एक इस व्यवस्था को बिगाड़ने, सर कहते हैं रायता फैला दिया। रायता फैलाने के लिए उन्होंने, पुलिस ने जितने भी बेचारे बालक बालिकाएं हैं, ऐसे अनेक प्रकरण हैं जो फेल हो गए, जिन्होंने व्यापम का इम्तिहान नहीं दिया, उनको भी पुलिस ने बिठा दिया। और ये सारे कम से कम 100-150 लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया कि एसटीएफ इसकी जांच करे। अब एसटीएफ जहां लक्ष्मीकांत शर्मा जी को इंटरोगेशन करना चाहिए, जिनके पास सारे सबूत हैं, सुधीर शर्मा को पकड़ना चाहिए जिनके पास सबूत हैं, उनको छोड़ के अब बेचारे जो बच्चे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि इन बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों का कोई कसूर नहीं है। वो तो ये समझते थे कि ये व्यवस्था का अंग है, जबकि मंत्री और सारे अधिकारी सब कह रहे हैं कितना पैसा देना पड़ेगा तभी भर्ती होगी, कितना ही पैसा देना पड़ेगा तो ही एमबीबीएस के अंदर भर्ती होगी, पीजी में इतना पैसा दीजिएगा तो ही भर्ती होगी। तो वो लोग उसमें शामिल हुए बेचारे, और उनको मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से, अगर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता उनमें है तो एसटीएफ को, और मैं तो हाईकोर्ट से भी कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सरकारी गवाह बनाना चाहिए, और सरकारी गवाह बनाकर जो दलाल हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रभात जी, इस पे आपका कोई काउंटर है जो दिग्विजय सिंह ने जो अभी तक कहा है? फिर मैं अपना अगला सवाल पूछूंगा। आपका कोई काउंटर आर्गुमेंट है इस पे? हाँ, देखिए, मैं सिर्फ इसमें इतना कहना चाहता हूं, हमने किसी को छोड़ने की बात हमारी सरकार ने नहीं कही है। मैं दिग्विजय सिंह जी के इस बात से पूरी तरह असहमत हूं कि विदेश से आने के बाद और लक्ष्मीकांत जी के गिरफ्तारी होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कोई लताड़ लगाई या झाड़ लगाई। ये क्या दिग्विजय सिंह जी देख रहे थे? ये नितांत गलत है। और उन्होंने भी जिस तरह दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि बच्चों की गिरफ्तारी पर चिंता प्रकट कर रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने कहा कि अनावश्यक बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए, जो आवश्यक है उन्हें छोड़िए नहीं, जो अनावश्यक बातों में पड़ने के बजाय उन बच्चों के भविष्य के साथ और उन बच्चों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात उन्होंने भी कही है, यह मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि मैं उनके बीच में और अधिकारियों के बीच में नहीं था। लेकिन दिग्विजय सिंह जी को कैसे खबर मिलती है? हाँ। मेरा साफ कहना है रवीश जी, इसमें पॉलिटिकल गेम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? किसी को डिमोरलाइज नहीं करना। मंत्री गिरफ्तार हुआ है। नहीं प्रभात जी देखिए, अगर यही घोटाला अगर बिहार में हो गया होता या उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो क्या आप ये कहते कि इसमें पॉलिटिकल गेम नहीं होना चाहिए? आपका क्या रवैया वही नहीं होता जो आज दिग्विजय सिंह का है? दिग्विजय सिंह ने अभी तक ये नहीं कहा कि इसकी सीबीआई से जांच कराइए,
अभी तक ये नहीं कहा नहीं, उन्होंने, अभी 2 मिनट 3 मिनट बोले अरे कि सुनिए तो शिवराज सही। सिंह चौहान को इस्तीफा देना चाहिए। जी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। मैं पॉलिटिकल से मतलब ये कह रहा हूं कि इसमें जब कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है तो हम इसको ऐसा मुद्दा नहीं बनाए चलिए। जिससे कोई हस्तक्षेप, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं हाँ, कि ठीक आज है। इसका पॉलिटिकल, ये पूरे छात्रों के भविष्य का मामला है हाँ, और ये घटना बहुत शर्मनाक है, इसलिए ये शर्मनाक है। कार्रवाई जब एसटीएफ कर रही है तो इसको करने में और उसके करने में कोई रुकावट नहीं प्रभा जी, है। मैं और एक कहीं बार और आपको हस्तक्षेप छेड़ना होता चाहता हूं, उसके बाद आनंद राय जी के पास जाऊंगा आरटीआई। आनंद जी जरा सा ध्यान से सुनते रहिएगा। प्रभात जी मुझे ये बताइए कि चीफ मिनिस्टर का ओएसडी, मिनिस्टर का ओएसडी, गवर्नर हाउस का ओएसडी है ना, उसमें एक कांग्रेस के नेता भी हैं, जो भी है, 1-2 डीआईजी, ये कोई रैकेट से तो नहीं हो रहा होगा ना, जरूर कोई पॉलिटिकल बैकिंग है इसकी जिसमें सबको लाभ मिला है। और आरएसएस से जुड़े हुए लोग का नाम एफआईआर में, जो मैं अखबार में पढ़ रहा हूं कि और वो लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये क्या है? ये आप ही की सरकार वहां पे चल रही है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार में जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अगर निष्पक्ष नहीं है तो फिर क्या आप शासन चला रहे थे वहां पे? ये सवाल अगर यूपीए से पूछा गया तो ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा ना, कैसे हो गया ये? पूछिए ना। हाँ, पूछ रहा हूं, बता रहा हूं आपको। शासन चला रहे हैं और जनता ने शासन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बिठाया। हम इस पर कोई अभिमान नहीं कर रहे, लेकिन घटना अगर हुई है, फिर आपने कहा आरएसएस का नाम, हाँ। मैं फिर ऑब्जेक्शन करूंगा यहां पर। हाँ। आरएसएस की शाखा में सारे लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते रहे हैं, जाते हैं, लेकिन इस पूरी घटना में आरएसएस कहां से आ गया? मैंने किसने कहा कह दिया कि आरएसएस से जुड़े कहां हुए गए? लोग, जो अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं, इस मैंने पर फिर आरएसएस वही को नहीं बात। ब्लेम किया है सर, इतनी नहीं, समझदारी रमेश मैं जी, भी RSS रखता से हूं। जुड़े हाँ, लोग जी ने अखबार में लिखा जा सकता है, लेकिन इसकी सच्चाई और तह में तो मैं हूं आरएसएस का, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। इन सब बातों में तो कोई दम नहीं है। ठीक है। बात जो है वो घटना घटी है। हाँ। इसलिए आप जो कह रहे हैं कि प्रशासनिक बातें हो सकती हैं, अन्य बातें हो सकती हैं, लेकिन इसमें हमारी सरकार ने अपने को दूर रखा है और कहा है दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हो जाएगा, ठीक इसकी है। जांच ईमानदारी चलिए। से हो रही है। दूध का दूध हो, पानी का पानी हो जाएगा, तो पानी निकलेगा तो पानी पिएंगे, दूध अलग हो जाएगा तो उसकी चाय पिएंगे। पर आनंद, मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2 बात आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या ये जो भी रैकेट चल रहा था, क्या वो एक सिर्फ 2-4 लोगों के भीतर से चल रहा था या इसके पीछे एक राजनीतिक सहमति भी थी, बैकिंग भी थी इस घोटाले को अंजाम देने में? छोटे से 2-4 उदाहरण देकर पूरा बताइए। घोटाला की जानकारी सबसे पहले 2009 में पेपर आउट हुआ था, उसकी जानकारी मेरे द्वारा क्राइम ब्रांच को दी गई थी। उसके बाद जुलाई 2009 में मेरे द्वारा प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को शिकायत की गई थी कि अन्य प्रदेशों से स्कोरर्स यहाँ आते हैं और छात्रों की जगह परीक्षा देते हैं, इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। 17 दिसंबर 2009 को राज्य सरकार एक कमेटी का गठन करती है आइडेंटिफाई करने के लिए। दिसंबर में आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाता है। सागर मेडिकल कॉलेज के डीन करीब 40 लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये गलत तरीके से ये लोग मेडिकल प्रवेश परीक्षा में चयनित हुए। विधानसभा में 31 मार्च 2011 को एक प्रश्न उठता है, प्रताप ग्रेवाल कांग्रेस के एमएलए ने वो प्रश्न उठाया कि क्या फर्जी तरीके से चयनित छात्रों की कोई आइडेंटिफिकेशन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस टाइम चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभारी थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी तक किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। उसके बाद विधानसभा में भाजपा, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से जुड़े करीब 12 विधायकों ने प्रश्न लगाए और उन धीरे धीरे करके विधानसभा के माध्यम से सरकार पे ये दबाव बना। उसके बाद जुलाई 2013 में यहाँ इंदौर से कुछ लोग पकड़े गए। तो ये कहना एकदम बेमानी होगा कि सरकार को पता नहीं था कि घोटाला हो रहा है। विधानसभा के माध्यम से और हमारी शिकायतों के माध्यम से सरकार को पहले से पता था कि व्यापम में एक बड़े लेवल पर घोटाला हो रहा है, जिनके माध्यम से मुन्ना भाई मेडिकल कॉलेज में चयनित हो रहे हैं। 1400 से ज्यादा मुन्ना भाई सिस्टम में पोर कर दिए गए थे और अब जाकर उनमें से कई लोगों के सिलेक्शंस कैंसिल हुए हैं, उनमें से कई डॉक्टर भी बन चुके हैं। एक बात का मुझे आपने एक जिक्र किया था, मैं तकनीकी रूप से जानना चाहता हूं कि सागर यूनिवर्सिटी का 2009 में है ना, वो इस बात की पहचान करते हैं कि 40 डॉक्टर फर्जी तरीके से भर्ती किए गए हैं। उसके बाद किसी प्रशासनिक कार्रवाई की जानकारी है आपको? कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा हमें यह जानकारी लगी थी कि पैसा देकर उन लोगों ने जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया है उनके नाम भी धीरे धीरे हटा दिए जा रहे हैं।
सागर स्थित जो फॉरेंसिक लैब है वहां पर भी पैसे खिलाने की जानकारी मिल रही थी कि पैसे खिलाकर ये रिपोर्ट बनवाई जा रही है कि पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ये फोटो स्कोरर के हैं या कैंडिडेट्स के हैं। और जब इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाया गया और 2012 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2009 बैच के 114 लोगों की सूची जारी की कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, फिर दोबारा प्रश्न लगते हैं, फिर ये जानकारी आती है कि करीब 295 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्होंने दूसरे प्रदेशों से आकर किसी और की जगह परीक्षा दी थी। ये जो मामला है अभी जो प्रकाश में आया है इसमें नकल करवाई जा रही थी। आनंद, ये 114 लोगों की सूची कब जारी करते हैं? चीफ मिनिस्टर ने जारी की थी 2012 में। 2012 में किया था। क्या इनका कैंसिलेशन हुआ था? जी हुआ था। नहीं, तब तक इनके खिलाफ संबंधित मेडिकल कॉलेज के थाने में प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन वो केस इतनी स्लो स्पीड से चल रहे थे कि मैं रवीश जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 33 केस थे जिनमें चालान तक पेश नहीं हुआ था। अभी हाल ही में हाईकोर्ट के नॉलेज में जब ये मामला आया और हाईकोर्ट ने पुराने जो 33 केस हैं इस पूरे मामले को एसटीएफ को सौंपा और एसटीएफ की निगरानी में अब संबंधित जिलों की जो पुलिस है वो इसमें अब जाके जांच में तेजी आई। 2 सवाल का जवाब दीजिए कि एसटीएफ तो इसकी जांच तब शुरू करती है जब हाई कोर्ट सौंपती है, और जो आनंद राय बता रहे हैं वो सही है या गलत आप मुझे बताइए कि 2009 में ये शिकायत आपके सामने आ गई थी, तब आपके मुख्यमंत्री ने, आपके सरकार ने क्या किया? 114 लोगों के नाम जब एफआईआर में आए कि ये फर्जी हैं, 2012 में चीफ मिनिस्टर ने इसकी बात की थी, तब आप लोगों ने क्या किया? आप भी जानते हैं कि विधानसभा में रवीश जी कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब दिया जाता है, उसका जवाब यथोचित दिया गया था। उसके बाद जो कार्रवाई की गई थी उससे भी उन विधायक को आश्वस्त किया गया था। 2012 में जब 114 की बात आई और प्रधान जी बता रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, ये स्वयं भी वो कह रहे हैं, और कुछ लोग रह गए थे, तो उसके बाद एसटीएफ के गठन के बाद भी उनकी कार्रवाई, इस पर हमारी नियत पर कहां शंका रही? मुझे हमारी नियत पर कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैं कौन होता हूं नियत की? मैं कह रहा हूं कि अगर 114 लोगों का नाम फर्जी पाए गए, 2009 में 40 लोग फर्जी पाए जाते हैं सागर यूनिवर्सिटी में, क्या आपके पास ये जानकारी है कि उनकी डिग्री कैंसिल कर दी गई, जिससे हमारे दर्शक ये समझ सके कि आपने एक्शन लिया था तब जब शिकायत पाई गई थी, और 2009 से लेकर 2013 तक आपने इस घोटाले को रोकने के लिए, आपसे मेरा मतलब है कि आपकी बीजेपी सरकार ने क्या किया, और अगर किया तो 2013 में फिर यह घोटाला क्यों हुआ? इस घोटाले के इस विकराल स्वरूप से लोग अनभिज्ञ थे, लेकिन जब जानकारी में आई है तो सारे मेडिकल जो फर्जी थे, जो स्कोरर थे, कैंडिडेट कोई होता था जो एग्जाम देते थे, वे सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनका कैंसिलेशन हुआ है और एसटीएफ लगातार उस पर कार्रवाई कर रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि घटना की जानकारी जिस तरह से आई और जब इसकी विकरालता दिखी तो तत्काल मुख्यमंत्री जी ने एसटीएफ का गठन किया और जांच की स्वतंत्र देने के लिए कि इसकी जांच करिए। इसमें कोई दो बात नहीं है। नेता हैं, इतने माहिर नेता हैं, बताइए 114 अगर पता चल जाए कि किसी राज्य में फर्जी डॉक्टर बन गए हैं, क्या ये घटना तब विकराल नहीं है? 114 छोड़िए, 40 पता चल जाए कि कोई आपके सिस्टम में फर्जी तरीके से घुस गया है, विकराल नहीं है क्या? उस समय का नहीं, क्या उस समय उस तरह की यह बात नहीं आई कि नहीं, मैं बता रहा हूं, यह बात उस समय नहीं आई कि व्यापम के मामले से हो रहा है। उस समय यह घटनाक्रम इतनी तेजी से नहीं आया था, और जैसे ही तेजी से आया है उस पर कार्रवाई की गई है। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी को बचाने में, किसी को छुपाने में शिवराज सिंह जी, हमारी सरकार कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। अगर किसी ने कोई जानकारी मांगी तो कोई उसमें छुपाने की बात नहीं की गई है। देखिए कितनी स्पष्टता से और निर्मलता से प्रभात जी सब चीज बता रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आप संतुष्ट हैं उनके सारे जवाब से? पॉइंटेड क्वेश्चन पूछिए ताकि लगे कि हाँ उन्होंने जवाब दिया, और लगे कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। पहली बात तो यह है कि 2009 से जानकारी है राज्य सरकार को कि इस प्रकार का घपला व्यापम में हो रहा है। उसके बाद भी व्यापम के उन्हीं अधिकारियों के माध्यम से, उन्हीं व्यक्तियों के माध्यम से सरकारी नियुक्तियां की गई। व्यापम के घोटाला केवल ये मेडिकल कॉलेज की सीट्स का नहीं है, इसमें पटवारी की नियुक्तियां, शिक्षकों की नियुक्तियां, सब इंस्पेक्टर्स की नियुक्तियां, फॉरेस्ट गार्ड्स की नियुक्तियां, ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल्स की नियुक्तियां, पटवारियों की नियुक्तियां सब हुई हैं।
ये सब हुई हैं तब जबकि मालूम पड़ चुका था सरकार को कि व्यापम का घोटाला है। और अब घोटाला उजागर होने के बाद अब एक और निर्णय ले लिया मध्य प्रदेश सरकार ने, कहा कि अब सारी नियुक्तियां जो हैं ये व्यापम के माध्यम से ही की जाएंगी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रभा झा जी, आपको सबको ये जानकारी थी कि इस प्रकार के भर्तियां हो रही हैं। बिहार के कई लोग, मुझे जानकारी है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसके अंदर जो लोग वहां से आए हैं उन्होंने क्या क्या कहा है ये समय आने पर बताया जाएगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पूरा का पूरा घोटाला माननीय मुख्यमंत्री और संपूर्ण भाजपा और मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों की जानकारी और शह पर हुआ है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इससे पहले प्रभात झा जवाब दें। जो मैं जानकारी जमा कर रहा था कि 345 इम्पोस्टर, मतलब जो स्कोरर होते हैं कि किसी का इम्तहान देने के बदले कोई और गया है और वो सवाल हल करके आता है, वो उनकी जानकारी इस परीक्षा में व्यापम ने खुद कोर्ट में माना है कि ऐसे शामिल हुए हैं। ये सारा एक सवाल है एक ऐसे प्रदेश में जिसके बारे में इसकी कोई आशंका नहीं थी। हम छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, तुरंत ही लौट रहे हैं, तो ज़रा आगे बात करेंगे कि प्रभात झा और जो आनंद हैं उनके और क्या टेक्निकल सवाल। छोटा सा एक ब्रेक।